हेलो जी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थोड़े से कैपिटल मार्केट लिंक बिजनेसेस के बारे में। तो जो हमारा Q4 का वीडियो सीरीज चल रहा है, उसमें हम अब कवर करने वाले हैं जितने भी कैपिटल मार्केट लिंक स्टॉक्स हैं, चाहे वो एएमसी कंपनीज हो गई, ब्रोकर्स हो गए, आपका वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हो गई। इन सब के रिजल्ट थोड़े से जल्दी भी आ जाते हैं, कुछ के रिजल्ट आ भी चुके हैं, तो इन सब का एनालिसिस कर लेते हैं। आज हम 2 कंपनी उठाने वाले हैं, तो चलिए उनके बारे में तो बात में करेंगे। बट पहले ये डिफाइन कर लेते हैं कि कैपिटल मार्केट लिंक बिजनेसेस कौन से होता है। तो अगर कोई भी ऐसा कंपनी है जिसका रेवेन्यू या प्रॉफिट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो इक्विटी मार्केट के ऊपर, कि भाई अगर इक्विटी मार्केट्स में हमें बहुत तगड़ा बूम देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो उस कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में भी हमें बहुत ग्रोथ देखने को मिले। और इसका इनवर्स भी बिल्कुल ट्रू होगा कि अगर इक्विटी मार्केट्स में थोड़ी सी गिरावट है या स्लगिशनेस है, तो उस कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ में भी स्लगिशनेस देखने को मिलेगी। तो जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोरिलेशन बैठ जाए इक्विटी मार्केट्स के साथ, वो कंपनी हमारी कैपिटल मार्केट लिंक्ड बिजनेसेस की कैटेगरी में आ जाती है। तो चाहे आपकी ब्रोकिंग कंपनी हो गई, एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गई, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी हो गई, इन सब ये सारी की सारी मिलकर इस कैटेगरी को बनाती हैं। तो चलिए अब पहले कुछ जनरल चीजें समझ लेते हैं इस कैटेगरी के बारे में। आपको जब जनरली आप यही देखोगे कि जब सिचुएशन खराब होती है ना, तो आपको सारी की सारी कंपनियां बहुत लंबे टर्म का गाइडेंस देने लग जाएंगी कि भाई अगर कोई ब्रोकिंग कंपनी है तो बोलेगा कि यार इंडिया में तो ब्रोकिंग पेनिट्रेशन सिर्फ 5-6% है, अमेरिका में वो चीज 50% है, तो इंडिया के पास रनवे ऑफ ग्रोथ कितना है कि भाई अभी हम यहाँ से 10 गुना हो सकते हैं। तो बाय 2040 विल बी ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ 30%, 35%, 40%। तो जब भी आपको ये दिखने लग जाए ना कि यार ये कंपनी बहुत ही लंबा गाइडेंस दे रही है, अगले 20 साल का गाइडेंस देने लग गई, तो समझ लो कि खराब टाइम आ गया है। और नहीं तो इनको समझने का तो सबसे आसान तरीका यही है कि आप सीधा इंडेक्स उठा लो कि भाई आपका सेंसेक्स किस लेवल्स पे है, निफ्टी 50 किस लेवल्स पे है। अगर सेंसेक्स निफ्टी 50 ऊपर से 10-15% डाउन है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि भाई इन सारी कंपनियों की हालत खराब होगी, क्योंकि जो पैसा है वहां पर वो बन रहा है जनरल पब्लिक के पर्सपेक्टिव से। और जनरल पब्लिक का पर्सपेक्टिव क्या कहता है कि भाई अगर बाजार नीचे जा रहा है तो बेच दो। वो लोग दिमाग में लगाते हैं कि भाई लोअर लेवल्स पे खरीदना चाहिए, ऊपर लेवल्स पे बेचना चाहिए। उन लोगों को सीधा शेयर बाजार सट्टेबाजी लगती है। वो लोग कहते हैं कि भाई अगर बाजार नीचे जा रहा है तो हम अपनी SIP बंद कर देंगे, हम बाजार में पैसा डालना बंद कर देंगे, जो हमारा एग्जिस्टिंग पैसा बाजार में है उसको हम विड्रॉ करेंगे, नया पैसा नहीं डालेंगे। वहीं जब बाजार ऊपर की तरफ होगा, रोज ऑल टाइम हाई मारेगा, तो उनका जो यूफोरिया है वो भी ऑल टाइम हाई की तरफ होगा। वो लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा डालना चाहेंगे, वो अपनी घर के जेवर बेच के, जमीन बेच के, सब लोग बेच बाच के पैसा स्टॉक मार्केट में डालने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज का हमें खास ध्यान रखना है। तो ये हमें बहुत आसानी से पता चल जाएगा इस कंपनी का रेवेन्यू किस तरफ ट्रेंड कर रहा है, इस इंडस्ट्री के रेवेन्यूज किस तरफ ट्रेंड कर रहा है। आप इंडेक्स देखो, इंडेक्स से आपको एक ब्रॉडर पिक्चर मिल जाएगा। अब देखो, अब जो पिछले 6 या 8 महीने से हो रहा है कि भाई इंडेक्स से अपना ऑल टाइम हाई लेवल क्रॉस नहीं किया है, हमें थोड़े से डीप कट्स देखने को मिले, जिसमें पब्लिक का यूफोरिया खत्म हो गया, पब्लिक को थोड़ी सी धक्का लगा, या हम कह लें थोड़ा सा फियर हमें देखने को मिला पब्लिक के अंदर। उनका उन सारी की सारी चीजों का इंपैक्ट हमें इन कंपनीज में भी आता हुआ देखने को मिलेगा। तो अब हमें इसको 15 साल 20 साल के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है कि भाई 20 साल बाद इंडिया का जो 5% 7% का डीमैट अकाउंट पेनिट्रेशन है वो जाके 25% हो जाएगा या 50% हो जाएगा। उस हिसाब से मत देखो। अभी आप देखो कि भाई आज क्या करंट सिचुएशन है, कंपनी इस साल का क्या गाइडेंस दे रहा है, हमें क्या सिचुएशन लग रही है, हमें कितनी विजिबिलिटी देखने को मिल पा रही है अर्निंग्स की, और उस बेसिस पे हम वैल्यूएशन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। हम कोई 2050 2060 का टारगेट लेके नहीं चलने वाले। चलिए ये चीज भी समझ में आ गई। अब आ जाते हैं पहली कंपनी के ऊपर। पहली कंपनी का नाम है आनंद राठी वेल्थ, और नाम से ही पता चल रहा है कि एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है। अगर इनके मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 15,000 करोड़ रुपए के आसपास इनका मार्केट कैप है। अच्छा जी, चलो पहले फिगर्स ही देख लेते हैं। अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ वाज एट 20%। और अगर फुल ईयर बेसिस पे देखोगे कि भाई FY24 वर्सेज FY25, तो हमें 30% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। अब देखो यहीं पर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। फुल ईयर बेसिस पे आपने 30% का ग्रोथ किया, बट Q4 ओवर Q4 सिर्फ 20% का ग्रोथ था। इसका मतलब क्या है कि आपका जो Q4 है वो काफी खराब गया, कि भाई पूरे साल आप 30% से ज्यादा ग्रोथ रेट कर रहे थे, आपका Q4 सिर्फ 20% पे पड़ा, तो ओवरऑल आपका रिडक्शन इन पेस ऑफ ग्रोथ देखने को मिला। और देखो जो पी होता है ना किसी भी कंपनी का, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन द पेस ऑफ ग्रोथ। अगर कोई कंपनी 100% से अपनी सेल्स को बढ़ा रहा होगा ना, तो आपको देखने को मिलेगा वो एस्ट्रोनॉमिकल पी भी इंजॉय करेगा और उसको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो 50 60 70 का पी भी आराम से झेल जाएगा। बट वहीं उस कंपनी का जो 100% का ग्रोथ है वो घट के अगर 70 80 भी रह जाता है ना, तो हमें मैसिव पी डी रेटिंग देखने को मिलती है। उसका वो 100 का पी खट से नीचे गिर के 50 का पी हो जाएगा, क्योंकि हमें विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ गई।
कि हम सोच रहे थे कि यार ये तो 3 साल में डबल करेगी, बट अब ये 3 साल में डबल करने की बजाय 4 साल में डबल कर रहा है। तो एक वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, और वह यहाँ पर हमें एग्जैक्टली सेम चीज देखने को मिली कि भाई जो कंपनी 30-35% के आसपास से पूरे 3 क्वार्टर चल रही थी, Q1, Q2, Q3, 35% के आसपास का हमें ग्रोथ देखने को मिला था, उसने Q4 में आके सिर्फ 20% के आसपास का ग्रोथ दिखाया। तो पहली प्रॉब्लमेटिक पार्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल गया। उसके बाद अगर हम पैट के बारे में बात करें, तो पैट में भी हमें 30% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला Q4 ओवर Q4 में। और अगर आप वाई वाई फुल ईयर FY24 वर्सेस FY25 कंपेयर करोगे तो 33% के आसपास का वहां पर ग्रोथ है। अब पैट में कमी क्यों नहीं आई? क्योंकि लेबर इंटेंसिव बिजनेस नहीं है, यहाँ पर इनका कोई खर्चा नहीं है, एक्सपेंडिचर नहीं है, केपेक्स नहीं है। भाई इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म बना रखा है कि भाई आनंद राठी वेल्थ का एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, उसके ऊपर चाहे आज आके 100 जने 100 क्लाइंट ऐड करेंगे, 1000 क्लाइंट ऐड करेंगे या 10,000 क्लाइंट ऐड करें, इनकी मोटा मोटी फिक्स्ड कॉस्ट है वो, उससे ज्यादा उनको पैसा लगना नहीं। उसके बाद ये जितना भी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ रहा है, ये सीधा जाके इनकी बॉटम लाइन में जुड़ रहा है, इनके पैट में जुड़ रहा है। तो ये एक चीज हमें समझना पड़ेगा। सेकंड चीज क्या है, इनका जो सेकंड कॉस्ट है दैट इज आपका आपको सैलरी देना, कि भाई आपने जो रिलेशनशिप मैनेजर बिठाए, जो आप जो फंड बैठ के मैनेज कर रहा है या जो लोगों का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है, उसकी कॉस्ट है। तो वहां पर भी हमें कोई बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलता कि भाई जो एक बंदा है वो 8 से 10 क्लाइंट बैठ के चला सकता है, उसको वहां पर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो 10 क्लाइंट के पीछे आपको एक RM चाहिए होता है, और उसकी कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट होती नहीं है। वो ये लोग डील ही करते हैं HNI अल्ट्रा HNI क्लाइंट के साथ, तो 50 करोड़ का पोर्टफोलियो वो आदमी लेके आ रहा है, अगर 1-2% भी फीस मिल गई तो RM का तो कॉस्टिंग आराम से निकल जाती है। तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बॉटम लाइन में प्रॉब्लम नहीं है, टॉप लाइन में प्रॉब्लम है। और टॉप लाइन में प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि मार्केट्स नीचे आ गए हैं, मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाई लेवल से काफी नीचे आ गए और पिछले 8 महीने से गिरावट चल रही है। अगर आप देखो कि Q3 का रिजल्ट इनका ठीक ठाक था, वहां पर हमें कोई बहुत ज्यादा तकलीफ देखने को मिल नहीं रही थी। बट यहाँ पर Q4 में क्या हुआ कि भाई 8 महीने से मार्केट ने ऑल टाइम हाई लेवल टच नहीं किया है, जो पब्लिक का यूफोरिया है वो कम हो गया है, लोगों को लग रहा है कि नहीं अब बाजार से पैसा नहीं बनेगा, तो इसलिए लोग बाग बाजार से एग्जिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये प्रॉब्लम एविडेंट होता हुआ देखने को मिल भी रहा है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम इनके AUM के बारे में बात करें, तो इनका AUM ग्रोथ वॉज एट 30%। और अगर इनके एक और अच्छी चीज के बारे में बात करें, तो इनका जो भी पैट आ रहा है वो पैट कहीं जा नहीं रहा। मतलब कंपनी कुछ कंपनी ऐसी होती है जो सपोज 100 करोड़ का पैट दिखाती है, बट उनके बैंक में 100 करोड़ हिट नहीं करता। वो कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल साइकिल में अटका हुआ रहता है, या वो कहीं ना कहीं रिसीवेबल्स में अटका रहता है कि भाई मैंने 100 रुपए की कमाई या 100 करोड़ की कमाई तो कर ली, बट अभी वो मेरी पार्टी के हाथ में, जिसको मैंने सामान बेचा था उसके हाथ में, उससे मेरे को पेमेंट नहीं मिला। तो इन सारी कंपनियों में ये प्रॉब्लम्स तो नहीं होती, इनका सीधा सीधा पैट आता है और पैट सीधा सीधा बैंक अकाउंट में चला जाता है। तो जब कंपनी ने इतनी कमाई करी थी, तो कंपनी ने अपने शेयर को सपोर्ट करने के लिए एक बायबैक भी किया। तो बहुत छोटा अमाउंट था, बट हाँ किया, तो हमें एक पॉजिटिव इंडिकेशन जरूर मिलता है कि 165 करोड़ रुपीस के आसपास का कंपनी ने बायबैक किया। अब बायबैक से क्या फर्क पड़ता है कि भाई बायबैक जब भी आप करते हो, तो जो नंबर ऑफ शेयर इन द ओपन मार्केट है वो कम हो जाता है। कि भाई पहले 100 शेयर थे, 100 शेयर पब्लिक के पास थे, अब कंपनी ने 165 करोड़ 170 करोड़ के आसपास का बायबैक कर लिया, तब वो जो 100 शेयर थे वो घट के 90 शेयर ही रह गए। तो जब अब जो पब्लिक है, जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास अगर 90 शेयर ही हैं, तो जो शेयर होल्डर है, मतलब जो डिमांड ऑफ द स्टॉक बढ़ गया और जो सप्लाई था वो कम हो गया। तो एंड ऑफ द डे जो सप्लाई डिमांड इक्वेशन है वो वापस मिसमैच हो गई, और वो कंपनी के स्टॉक प्राइस के फेवर में चली गई कि डिमांड तो उतना ही इंटैक्ट रह गया और आपका सप्लाई कम हो गया। इसकी वजह से शेयर प्राइस में हमें थोड़ा बहुत बूस्ट देखने को मिलता है कि भाई ओवरऑल अगर कंपनी का फ्लोट कम हो जाता है तो ये शेयर के लिए एक अच्छी चीज भी होती है। इस तरीके से भी हम इस चीज को समझ सकते हैं। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें, इनके वैसे मैट्रिक सारे ठीक चल रहे हैं कि भाई इनका ROE इंप्रूव किया फ्रॉम 40 to 45% के आसपास पे। अगर आप पूरे साल के बेसिस पे देखोगे तो ROE में भी इंप्रूवमेंट ही हमें देखने को मिला है। अगर हम AUM सेगमेंटेशन के बारे में बात करें, तो 53% ऑफ देयर AUM कम्स फ्रॉम इक्विटी, 28% आता है स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स में से, 5% आता है डेट में से, और 14% आता है अदर सेगमेंट से। अब स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट क्या है कि भाई किसी क्लाइंट का एक पोर्टफोलियो बनाया, उसका 100 रुपए का नेटवर्थ था, 100 रुपए के नेटवर्थ में उसको बोला कि यार आप एक काम करो, आप 50 रुपए का इक्विटी खरीदो, 50 रुपए का 50 जो बचे हुए 50 रुपए उसमें से 40 रुपए का डेट खरीदो, 5 रुपए के बॉन्ड खरीदो, 5 रुपए की आप FD करा दो। तो वो पूरा एक स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट उनको बना के बेचा। तो ये चीज भी हमने समझ ली। अब आपका जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी पोर्टफोलियो बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा आपका
रेवेन्यू में भी बूस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आपका इक्विटी वाला पोर्टफोलियो है उस पे ही आपकी सबसे ज्यादा कमाई होती है, उस पे ही आपके सबसे ज्यादा कमीशन भी मिलता है, और वो चीज अपवर्ड ही ट्रेंड करती हुई देखने को मिली है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से मार्केट्स बहुत अच्छे थे। तो जो इनका पहले के टाइम पे 40% के आसपास का इक्विटी सेगमेंट था, वो अब 53% के आसपास बढ़ गया। तो वो चीज भी हमें अच्छा ही देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें एसआईपी इनफ्लो की, तो एसआईपी इनफ्लो में सिर्फ हमें 4% के आसपास का इंक्रीज आता हुआ देखने को मिला ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल, और ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग नंबर है। अब इसमें हम एग्जैक्टली जो हमारा आनंद राठी है उसको ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट ही ऐसा है। आज के दिन आप देखो, हमारे जो एसआईपीज हैं वो रिकॉर्ड हाई नंबर्स पे क्लोज हो रहे हैं, लोग अपनी एसआईपी बंद कर रहे हैं। क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई नहीं मार रहा। हम घूम फिर के बार बार बात वही कर रहे हैं कि अगर निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई मारेगा, सेंसेक्स ऑल टाइम हाई मारेगा, हमारे मार्केट्स ऊपर की तरफ चलेंगे, तो इन कंपनियों के प्रॉफिट भी ऊपर की तरफ चलेंगे, इन कंपनियों के रेवेन्यू भी ऊपर की तरफ चलेंगे। और जो अगर इनवर्स सिचुएशन होगी तो यहाँ पर भी हमें वो चीज बिल्कुल एविडेंट देखने को मिलेगी, और वही चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब आनंद राठी इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज जो इस वाली चीज से थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहता है। अभी भी इस कंपनी ने 20% के आसपास का ग्रोथ दिखाया, और 33% के आसपास का इनका पैट में भी ग्रोथ आया। अब ये क्यों प्रोटेक्टेड रहते हैं? क्योंकि ये केटर करते हैं एकदम अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को। तो अगर आप देखोगे तो इनके 3 मेन टियर हैं। एक तो हो गया 50 लाख से 5 करोड़ वाला, फिर हो गया 5 करोड़ से 50 करोड़ वाला। तो ये हो गए आपके जो एफ्लुएंट क्लास, जो यहाँ से जो 50 लाख से 5 करोड़ से बढ़ के एचएनआई वाली कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं। फिर हो गए 5 करोड़ से 50 करोड़ वाले जो एचएनआई कैटेगरी में है और अल्ट्रा एचएनआई कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं। और फिर 50 करोड़ से ज्यादा वाले वो कस्टमर हो गए जो ऑलरेडी अल्ट्रा एचएनआई कैटेगरी में है। तो ये इन 3 मेन कैटेगरी को केटर करने की कोशिश करता है। तो अगर आप आज आनंद राठी के पास अपना 50 करोड़ का पोर्टफोलियो लेके जा रहे हो, तो आप सिर्फ मार्केट साइकिल के बेसिस पे तो अंदर बाहर नहीं होगे ना। आप ये तो नहीं कह दो कि यार मार्केट 27,000 का हाई मार के 25,000 आ गया तो मेरा सारा पैसा निकाल दे, या 27,000 का हाई क्रॉस कर दिया तो तू वापस मेरा सारा पैसा डाल दे। तो आप इतना वॉलेटाइल डायनेमिक मूवमेंट कर नहीं सकते अपने पोर्टफोलियो में। तो ये क्लाइंट इनके लंबे समय के लिए टिके रहते हैं। इनको इसीलिए वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज बोला जाता है कि क्लाइंट की वेल्थ ये लोग मैनेज कर रहे हैं। इनका कोई ऐसा नहीं होता कि इनके लिए 2 महीने के लिए क्लाइंट बनाए या 4 महीने के लिए क्लाइंट बनाए। इनका बहुत लंबा रिलेशन होता है कि भाई 10 साल से मेरा आनंद राठी पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है, या 15 साल से कर रहा है, 20 साल से कर रहा है। तो इनका टेन्योर बड़ा होता है। तो टेन्योर बड़ा होता है तो इनमें सिर्फ ये होता है कि इंक्रीमेंटल इन्फ्लो आना बंद हो जाता है, बट जो इनका क्लाइंट इनके पास है वो इंटैक्ट रहता है। कि अगर किसी क्लाइंट ने 5 करोड़ रुपए डाल दिए तो 5 करोड़ तो इनके पास है ही, बट जो इंक्रीमेंटली वो हर महीने 5 लाख डाल रहा था वो शायद बंद हो जाएगा, बट वो 5 करोड़ कहीं नहीं जाएगा। 5 करोड़ पे ये लोग फिर भी कमीशन बनाते रहेंगे। इसीलिए ये जितनी भी हमारी बची हुई कैपिटल मार्केट कंपनीज है उनसे थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहती है वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी, क्योंकि इनमें थोड़ी सी विजिबिलिटी ज्यादा होती है। इसमें विजिबिलिटी ज्यादा है, इसलिए आप देखोगे इनका थोड़ा सा पी रेशो भी ज्यादा होता है। जैसे ब्रोकिंग कंपनी है, ब्रोकिंग कंपनी तो डायरेक्टली इंपैक्ट होती है कि भाई अगर बाजार नीचे गया, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स नीचे हो गए, आपका जो भी पार्ट है उसमें डीग्रोथ देखने को मिल जाएगा, रेवेन्यू में डीग्रोथ देखने को मिल जाएगा। तो वहां पर आप देखोगे कि जब बुल मार्केट आएगा, जब वो कंपनी 50, 60, 70% के आसपास का भी ग्रोथ दिखा रही होगी ना, वो कंपनी बहुत ज्यादा हाई पी कमांड नहीं कर पाती। वो 25 का पी, 30 का पी, ज्यादा से ज्यादा 35 का पी, 35 के पी से ऊपर जाते नहीं है। वहीं ये कंपनी ये काम कर लेती है, क्योंकि इनमें थोड़ी सी हमें लॉन्जेविटी ऑफ ग्रोथ देखने को मिलता है, थोड़ी सी विजिबिलिटी इन अर्निंग ज्यादा देखने को मिलती है। चलिए, ये चीज भी हमने समझ लिया। उसके बाद अगर हम इनके स्प्लिट के बारे में बात करें, जैसे हमने 50 लाख से 5 करोड़, 5 करोड़ से 50 करोड़ वाली बात करी थी, उसके बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें, तो 50 लाख टू 5 करोड़ वाले कस्टमर इनके 22% है, 5 करोड़ से 50 करोड़ वाले 54% है, और 50 करोड़ से ऊपर वाले 24% कस्टमर है। उसके बाद इन्होंने एक नया सेगमेंट भी चालू किया है, जो एक बहुत छोटा पोर्शन है, बट ठीक है हम देख लेते हैं उसमें किस तरीके का चल रहा है। उसमें ये लोग एफ्लुएंट क्लास को केटर करने की कोशिश करते हैं। उसमें अंडर 50 लाख वाले कस्टमर को केटर करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो इनका लॉन्ग टर्म कस्टमर बन जाए कि भाई वो अंडर 50 लाख से आनंद राठी के साथ जुड़ा, उसका पैसा बढ़ा, वो अब 50 लाख पहुंच गया, फिर वो आनंद राठी का ही कस्टमर बना, उन्होंने इनकी स्पेशलाइज्ड आरएम सर्विसेज लेना स्टार्ट कर दिया, फिर वो अगली कैटेगरी में पहुंचा तो इनकी और स्पेशलाइज्ड सर्विसेज लेना चालू किया। तो एक छोटे लेवल से क्लाइंट को पकड़ के बड़े लेवल तक ले जाना चाह रहे हैं। तो एक इन्होंने ये वाला अपना बिजनेस सेगमेंट भी चालू किया है, जहां पर भी अच्छी खासी ग्रोथ आ रही है। वहां पर भी 18% के आसपास का हमें एयूएम में ग्रोथ देखने को मिला। चलिए, ये चीज भी हो गई। अब हम फाइनली बात कर लेते हैं आरएम आइटरेशन की। अब आरएम आइटरेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेसिफिकली फॉर द वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज। अब आरएम आइटरेशन है क्या? अब सपोज अब आप एक कस्टमर हो, आप आनंद राठी के कस्टमर हो,
तो जब आप कस्टमर बने तब आप बने आनंद राठी की ब्रांड वैल्यू पे, कि भाई आनंद राठी एक बहुत बढ़िया वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है, मेरे लिए सारी की सारी माथापौड़ी ये लोग करेंगे, इनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, मेरे को इनके ऊपर विश्वास है, इसलिए मैं मेरा पैसा इनको दे रहा हूँ। अब आपको जैसे ही आपने एंट्री तो करी थी ब्रांड नेम के ऊपर कि आनंद राठी एक बहुत तगड़ा ब्रांड है, बट जैसे ही आप एंटर करें आपको एक आरएम मिल गया, कि सपोज आपको एक 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 रितेश शर्मा करके एक आरएम मिल गया। तो रितेश शर्मा जी ने क्या किया, आपका पोर्टफोलियो मैनेज किया 5-6 साल तक, आपको उस सारी सैटिस्फैक्टरी सर्विसेज दी, आपने कोई भी सवाल जवाब किया तो उनको आपको सेटिस्फाई करके सारे के सारे आंसर्स दिए, आपको रितेश शर्मा जी से कोई कंप्लेंट नहीं थी। बट कल को रितेश शर्मा जी उठ के आपका जो कंपनी आनंद राठी कंपनी छोड़ देते हैं और आपको इनडायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं कि यार मैंने खुद का एक फर्म शुरू किया है, मैं भी आपका वेल्थ मैनेज कर दूंगा और आप एक काम करो आनंद राठी से पोर्टफोलियो हटा लो, मेरे पास सारा का सारा पोर्टफोलियो दे दो। तो अब आप आनंद राठी का ब्रांड छोड़ के रितेश शर्मा जी के पास चले जाओगे, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके लिए था वो आनंद राठी नहीं था, वो रितेश शर्मा जी थे, और आपको रितेश शर्मा जी की सर्विसेज में कोई कंप्लेंट थी नहीं, इसलिए आपने अपना पोर्टफोलियो शिफ्ट कर दिया। तो अगर आनंद राठी का कोई आरएम उसको छोड़ के जाता है तो आनंद राठी को सिर्फ आरएम का लॉस नहीं हुआ, उसको एयूएम का भी लॉस हुआ, क्योंकि जो उस आरएम के पास क्लाइंट्स थे वो तोड़ के ले जाएगा, वो हो सकता है सारे के सारे ना तोड़े, 50% के आसपास तोड़ दे, 40% के आसपास तोड़ दे, या इंक्रीमेंटल रेवेन्यू उस आरएम के पास जाने लगे, तो वो आनंद राठी के लिए दो तरीके से सेटबैक हो जाता है। तो ये आरएम आइटरेशन देखना भी हमें वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए अगर इसके बारे में बात करें तो पूरे साल में सिर्फ 2 आरएम इनको छोड़ के गए, जो एक बहुत ही फिनोमिनल नंबर है। चलिए ये चीज पे हो गई। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं गाइडेंस के बारे में। तो इन्होंने अपना FY25 का गाइडेंस तो अचीव किया। तो देखो पहले इन्होंने FY25 में गाइडेंस दिया था कि भाई हम 950 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू करेंगे, 960 करोड़ रुपीस के आसपास का रेवेन्यू करेंगे। फिर उसको इन्होंने अपग्रेड किया कि हम 980 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू करेंगे। 960 को भी इन्होंने ओवर अचीव किया, 980 को भी इन्होंने ओवर अचीव किया। FY25 इन्होंने एंड किया 981 करोड़ के रेवेन्यू के साथ। बट जो इनका अगले साल का गाइडेंस है, दैट इज FY26 का जो गाइडेंस है, वो सिर्फ 20% के आसपास ही है। और इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है करंट मार्केट सिचुएशन, कि भाई अब बाजार इतना अच्छा चल ही नहीं रहा जितने पिछले 2-3 साल में चल रहा था, इसलिए कंपनी ने अपना गाइडेंस घटा दिया। जो कंपनी पहले 30% का गाइडेंस दे रही थी, अब वो गाइडेंस घट के 20% आ गया। और एक ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग बन जाता है कि कंपनी खुद को ही चीज समझ में आ रही है कि भाई हमारे रेवेन्यूज, हमारे प्रॉफिट्स उस पेस पे बढ़ नहीं पाएंगे। अब इन्होंने एक और चीज कही है, इन्होंने कहा कि भाई ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम 25-26% के आसपास का ग्रोथ कर सकते हैं। बट फिर वही कहानी है, आपको 10 साल का देखना है या आपको अगले साल का देखना है, इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। देखो अगर आप कंटिन्यूसली बिजनेस को पढ़ोगे कि भाई आपने इस बार Q4 पढ़ा आनंद राठी का, फिर आप Q1 पढ़ोगे आनंद राठी का, आप मार्केट को ढंग से ट्रैक कर रहे हो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यार कब इन सारी कंपनीज के प्रॉफिट्स ऊपर की तरफ जाने लगेंगे। जैसे ही आपके इंडेक्सेस ऊपर जा रहे हैं, इन कंपनीज के प्रॉफिट्स भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो आप इसको बेहतर टाइम कर सकते हो। देखो आइडियली कहते हैं कि मार्केट्स को टाइम नहीं करना चाहिए, अच्छी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना चाहिए, बट अगर आप अच्छी कंपनी को एक अंडर वैल्यूड लेवल पे खरीद पाओगे तो वो आपके लिए एक्सपोनेंशियल गेन्स बन सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज हमें देखनी है कि भाई हमें क्या कंपनी के बारे में ये बात कर रही है कि क्या कंपनी 10 साल तक 25% का ग्रोथ कर पाएगी, तो शायद कर जाएगी, कि भाई इतना अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है, कंपनी का एक ब्रांड प्रेजेंस है, कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो वॉलेटाइल रह सकता है कि भाई एक साल हो सकता है कंपनी 50% का रिटर्न दे दे, दूसरे साल -10% के आसपास का रिटर्न दे दे। ओवरऑल 10 साल में अगर आप CAGR निकालने जाओगे तो शायद 25% बन जाएगा। बट जो क्या अगले साल की कहानी है, क्या अगले साल वो चीज हो पाएगी नहीं हो पाएगी, वो चीज थोड़ी सी डाउटफुल है। तो उस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें इसको जज करना पड़ेगा। तो चलिए एक कंपनी के बारे में बात हो गई। अगर हम बात करें हमारी सेकंड कंपनी के बारे में, तो सेकंड कंपनी तो हमारी ब्रोकिंग कंपनी है, कंपनी का नाम है एंजल वन। इनके मार्केट कैप के साथ शुरुआत करें तो 21,000 करोड़ 21,000 करोड़ रुपीस का इनका मार्केट कैप है। और इनकी ज्यादा धुलाई पिटाई हुई है, क्योंकि इनका तो कोई कस्टमर रिटेंशन का मॉडल ही नहीं था। यहाँ पर तो कस्टमर रुकता ही नहीं है, यहाँ पर तो अगर कस्टमर ट्रेड करना बंद कर दिया, कंपनी का रेवेन्यू गायब हो गया, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गायब हो गई। उसके ऊपर से सेबी भी इनके पीछे पड़ गया। पर सेबी ने पहले क्या किया कि जो आप पहले डिपॉजिटरी से एक्स्ट्रा पैसा कमा लेते थे वॉल्यूम्स के टर्म पे, भाई पहले क्या होता था कि एंड ऑफ द डे एंजल वन का एक ब्रोकर है, जो आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है वो तो जाके एक्सचेंज के ऊपर ही हो रहा है ना। तो एक्सचेंज पहले ब्रोकर्स को एक फैसिलिटी देता था कि भाई अगर आप ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर हमारे पास लेके आओगे तो हम आपको कम रेट पे ऑर्डर लगा देंगे। कि भाई वही सेम चीज होती है कि अगर आप एक रिटेल प्रोडक्ट बाय करते हो या वही प्रोडक्ट को आप होलसेल में 10,000 पीस उठाते हो तो 10,000 पीस की कॉस्टिंग कम पड़ जाती है। तो सेम चीज ये डिपॉजिटरी भी किया करते थे कि भाई अगर आप हमें ज्यादा ऑर्डर लाके दोगे तो आपकी पर ऑर्डर कॉस्ट हम कम कर देंगे।
तो पहले जितनी भी डिस्काउंट ब्रोकर्स थे जो बहुत बड़े-बड़े ऑर्डर लेके आया करते थे डिपॉजिटरीज के लिए, बहुत बड़े वॉल्यूम में ऑर्डर लेके आया करते थे, उनको एक डिस्काउंट मिलता था। तो पहले तो सेबी ने कहा कि भाई ये आप डिस्काउंट वगैरह बंद कर दो, सबके लिए फ्लैट रेट कि अगर कोई ब्रोकर 1 ऑर्डर ला रहा है वर्सेस कोई ब्रोकर 1 करोड़ ऑर्डर ला रहा है, आपको उसके लिए एक ही रेट लगाना पड़ेगा। अगर आप उसके लिए 10 पैसे पर ऑर्डर लगा रहे हो तो सबके लिए 10 पैसे पर ऑर्डर लगेगा। तो इसलिए एक कमाई इनकी यहां से बंद हो गई। उसके बाद सेबी आई एफएनओ के ऊपर। एफएनओ के ऊपर उन्होंने डंडा मार दिया कि भाई ये जो पब्लिक एफएनओ कर रही है ये गैम्बलिंग है, इससे पब्लिक का नुकसान हो रहा है। एनी एक्सवाइजेड रीजनिंग देके जो सेबी है उसने एफएनओ करना डिफिकल्ट कर दिया कि भाई पहले जो एफएनओ के लिए आपको एक लॉट 1500 रुपए में मिल जाता था, उसका लॉट साइज बढ़ा दिया तो आप वो 1500 रुपए की बजाय आपको 3000 रुपए देना पड़ रहा है। तो जो पहले 3000 रुपए में 2 लॉट आ जाते थे, अब 3000 रुपए में एक ही लॉट आता है। तो जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो कम हो गया, तो उसकी वजह से इनका बैंड बच गया, क्योंकि ये लोग तो चलते ही एफएनओ ट्रेडिंग के ऊपर थे कि जितनी ज्यादा जनता एफएनओ में ट्रेड करेगी उतना ज्यादा इनका प्रॉफिट होता था। तो यहां से इनको दोहरी मार पड़ रही है, ऊपर से मार्केट भी नीचे आ गए। तो मतलब इस इन ब्रोकिंग कंपनीज के लिए स्पेसिफिकली जितनी चीजें खराब हो सकती थी इस पर्टिकुलर टाइम पे उतनी खराब हुई है कि भाई आपके एफएनओ ऑर्डर्स कम हुए, आपको डिपॉजिटरी से सपोर्ट मिलना बंद हो गया, आपके मार्केट्स नीचे आ गए। तो जो 3 फंडामेंटल पॉइंट्स थे चीजें खराब होने के लिए, वो तीनों इनके अगेंस्ट में गए। और वो चीज हमें यहाँ पर रिजल्ट में भी देखने को मिल रही है कि जो इनका क्लाइंट बेस है उसका बढ़ने का रेट ऑफ ग्रोथ कम हो गया है। कि भाई क्लाइंट बेस तो बढ़ा कि पहले इनके 100 क्लाइंट थे, 100 से बढ़ के अब 105 क्लाइंट हो गए। 5.1% के आसपास का क्लाइंट बेस में हमें ग्रोथ देखने को मिला ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। बट जो पहले 20% का ग्रोथ था वो अब घट के 5% के रह गया। पहले ये हर क्वार्टर में 20 क्लाइंट ऐड कर रहे थे, तो इस बार 5 ही ऐड कर पाए। कि अगर आप देखोगे क्लाइंट एक्विजिशन रेट के बारे में बात करें तो वहां पर हमें 22% के आसपास का डिक्रीज देखने को मिल गया। वहीं अगर हम मार्केट शेयर के बारे में बात करें तो कंपनी का मार्केट शेयर जरूर बढ़ा है, 16.1% के आसपास का इनका ओवरऑल मार्केट शेयर हो गया है और इंक्रीमेंटल अकाउंट्स में इनका 21% के आसपास हो गया है। तो अगर आज के दिन कोई बंदा हिंदुस्तान में बैठ के एक नया ब्रोकिंग अकाउंट खोलने जा रहा है तो 1/5 उसका ये चांस है कि वो एंजल वन के साथ जाएगा। और अभी आप देख रहे हो इनका खर्चा भी बहुत ज्यादा होगा। अगर आप देखोगे अगला वाला, अगर आप रिजल्ट देखोगे तो आपको आईपीएल का भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा कि जैसे अगर आप आईपीएल में अभी देख रहे हो कि भाई एंजल वन जबरदस्त एडवर्टाइजिंग कर रहा है, जैसा हमने पिछले साल देखा था। पिछले साल भी एंजल वन ने बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग किया था, उसका बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आया था। इस साल भी वो यही चीज कर रहे हैं कि भाई जो पब्लिक है उसको मार्केट से बाहर ना जाने के लिए, उनको समझाने के लिए कि भाई आपको लॉन्गर टर्म में निवेश करना चाहिए, आपको एंजल वन के साथ टिके रहना चाहिए, अपना ब्रांड प्रेजेंस बढ़ाने के लिए वो आईपीएल में बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। तो इनकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट का भी यहाँ पर फर्क हमें देखने को मिलेगा। वो अभी इस क्वार्टर तो खैर नहीं आया, अगले क्वार्टर हमें जरूर आता हुआ देखने को मिलेगा। तो एक ये इस पॉइंट के बारे में भी हमें ध्यान रखना है और इसीलिए ये कंपनी लगातार मार्केट शेयर गेन भी कर पा रही है। देखो इनका सिंपल बिजनेस मॉडल है कि भाई ये कह रहे हैं कि हम टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जाके, जैसे जैसे इनके जो अगर आप अकाउंट्स भी देखोगे ना, इनको वहां से ग्रोथ मिल रही है, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से जाके ग्रोथ मिल रही है। और ये क्यों मिल पा रही है? क्योंकि ये इस तरीके की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, ये अपना पेनिट्रेशन बढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए ये इनके लिए बहुत बेनिफिशियल बन रहा है आईपीएल। तो इसकी भी यहाँ पर हमें कॉस्ट आती हुई देखने को मिलेगी। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हर ब्रोकिंग कंपनी में, एडीटीओ, एवरेज डेली टर्नओवर। यही कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। अगर आपका एडीटीओ घट रहा है मतलब आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी घट रही है, आप काम ढंग से कर नहीं पा रहे हो, चाहे वो आपके इंटरनल फैक्टर्स हो चाहे मार्केट डायनामिक्स हो, एंड ऑफ द डे आपकी कंपनी का रिजल्ट खराब हो रहा है अगर आपका एडीटीओ नीचे जा रहा है तो। और वो यहाँ पर हमें जाता हुआ देखने को भी मिला, 20% के आसपास का डिक्रीज देखने को मिला हमें ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। नंबर ऑफ ऑर्डर्स के बारे में बात करें तो 22% के आसपास का वहां पर भी फॉल आ गया। और इसके बारे में हमने बात किया ये कि भाई जब आपका सेबी पीछे पड़ जाएगा, मार्केट्स नीचे आ जाएंगे, तो आपको इन सारी चीजों में फर्क देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब आ जाते हैं अगर इनके रेवेन्यू के ऊपर बात करें तो रेवेन्यू वॉज डाउन 16% क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल, पैट वॉज डाउन 38% क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। अब इसके बाद अगर हम थोड़ी सी बात करें तो ये एक इस तरीके का ब्रोकर है जो नए नए सेगमेंट्स में घुस के अपने रेवेन्यू स्ट्रीम को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी इन्होंने कुछ टाइम पहले एक वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस के लिए एप्लीकेशन डाली थी जो इनकी लास्ट क्वार्टर में अप्रूव हो गई। अब देखो एक दिन में आप वेल्थ मैनेजमेंट या एक क्वार्टर में आप वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन को इतना बड़ा नहीं कर सकते कि वो आपके पूरे के पूरे ब्रोकिंग डिवीजन को रिप्लेस कर दे या जो ब्रोकिंग डिवीजन के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है उसको सहन कर जाए।
ऐसा तो आप कर नहीं सकते, बट हाँ ठीक है, आप ये कह सकते हो कि कंपनी अलग अलग बिजनेस में डाइवर्सिफाई करके अपने रिस्क को कम करना चाहिए। जैसा काम आनंद राठी कर रहा था वही काम ये लोग करना चाह रहे हैं कि भाई हमारे रेवेन्यूज पे इम्पैक्ट तो 101% होगा, बट उस इम्पैक्ट के लिए हम कितना कुशन क्रिएट कर सकते हैं कि भाई पहले अगर हमारा 50% ऑफ द रेवेन्यू गायब हो जाता था, तो अब हमारे जब ये नए बिजनेस इंट्रोड्यूस होंगे तो 50% की बजाय हमारे सिर्फ 20% रेवेन्यू गायब होगा खराब समय में। तो वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, इसके लिए ये लोग वेल्थ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, एसेट मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। उसके बाद ये लोग क्रेडिट देने का भी काम कर रहे हैं कि भाई जो हमारी बैंक्स हैं, एनबीएफसी हैं, उनके साथ मिलके जो एंजल वन के कस्टमर है उनको लोन दिलवाने का भी काम कर रहे हैं। चाहे वो आपके किसी भी तरीके के लोन हो गए, चाहे वो आपके कंज्यूमर लोन हो गए, कंज्यूमर गुड्स के ऊपर लोन हो गए, चाहे व्हीकल लोन्स हो गए, इन सारी तरीके के ये लोग लोन्स ऑफर करेंगे और उसके बीच में एक छोटी सी फीस कमाने का चांस देखेंगे कि भाई इन्होंने एचडीएफसी बैंक के साथ इंटीग्रेट कर लिया, अब एंजल वन का मैं कस्टमर बन गया, अब मेरे को गाड़ी खरीदने के लिए लोन चाहिए, तो एंजल वन के ऐप के थ्रू मैं एचडीएफसी बैंक से एक कार लोन के लिए अप्लाई कर सकता हूं। तो एचडीएफसी बैंक को अपने एयूएम में अपनी लोन बुक में ग्रोथ देखने को मिल गई, उसने इंटरेस्ट इनकम कमा लिया। उसके बदले एंजल वन के थ्रू मैं गया था, तो एचडीएफसी बैंक ने एंजल वन को एक छोटी सी फी पेमेंट कर दिया, तो एंजल वन को पैसा मिल गया। तो इस तरीके से लोग अपने अलग अलग बिजनेस में डाइवर्सिफाई तो कर रहे हैं, बट उसको टाइम लगेगा। वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है, वो एक क्वार्टर का प्रोसेस नहीं है। इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम मतलब 1 1.5 साल 2 साल तो लगेगा ही लगेगा, कम से कम लगेगा। तो अभी भी इनका डिपेंडेंस ऑन देयर ब्रोकिंग डिवीजन बहुत ज्यादा है, तो ये चीज भी हमें समझना पड़ेगा। चलिए जी, ये चीज भी हो गया। उसके बाद अगर हम देखें इनका रेवेन्यू सेगमेंटेशन, तो 60% तो आता है इनके ब्रोकिंग वाले डिविजन से, 32% आता है इनके इंटरेस्ट वाले डिवीजन में से, 4% आता है डिपॉजिटरी से और 4% आता है अदर से। 60% जो हमारा ब्रोकिंग वाला डिवीजन है उसमें से 70-75% ऑफ द रेवेन्यू एफएनओ ऑर्डर से आता है। बाकी बचे हुए जो आपके डिलीवरी ऑर्डर्स हो गए, जैसे अभी इन्होंने डिलीवरी के ऊपर भी चार्ज लगाना चालू कर दिया है, इस तरीके के ऑर्डर से आ गया, डिलीवरी से आ गया, इंट्राडे से आ गया, इस तरीके के ऑर्डर से आपका आ गया। ठीक है, उसके बाद 32% क्या है, 32% इंटरेस्ट वाला हो गया, जो ये कंपनी लेवरेज लेने के लिए लोन देती है। जो अगर हम कहते हैं मार्केट में पैसा डालने के लिए जो कंपनी लोन देती है, फंडिंग बुक जो है इनकी, वो इनका 32% के आसपास का कॉन्ट्रीब्यूशन करता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। अब वहां पर भी हमें डिक्रीज देखने को मिला है, क्योंकि लोग बाग बाजार से बाहर जा रहे हैं, लोग बागों का ट्रस्ट ऑन द मार्केट डिक्रीज कर रहा है। और ये एक कॉमन फिनोमिना है जो हर बार होता है, हर बार होता रहेगा, आज से पहले भी हुआ, आज के बाद भी होता रहेगा कि लोगों को जब भी दिखेगा कि बाजार नीचे जाएंगे तो लोग बाग बाजार में पैसा डालने से थोड़ा सा कतराएंगे। अब जब बाजार में पैसा डालने से लोग बाग कतराएंगे तो ये लोग लोन किसको देंगे भाई, उसी आदमी को तो ये लोग लोन दे रहे हैं जो जाके उस पैसे से शेयर खरीदने की कोशिश कर रहा है या शेयर खरीदना चाह रहा है। अगर ये अपनी फंडिंग बुक में भी श्रृंखले जा रहा है, इसका मतलब क्या है, आपके कस्टमर ही नहीं आ पा रहे। तो बेसिकली वही चीज हो रही है कि अगर जब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएंगे, इन सारी कंपनीज के रेवेन्यूज, इन सारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर जा नहीं पाएगी। चलिए, ये चीज भी होगी। अगर हम इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात करोगे तो आपको लगेगा यार बहुत सस्ता शेयर है कि भाई आज 10-12 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे मिल रहा है, बट हमें देखना पड़ेगा इसका लॉन्जेविटी ऑफ ग्रोथ कितना है। भाई हाँ, ये तो हम गारंटी के साथ ही कह सकते हैं, ऑलमोस्ट गारंटी के साथ ही कह सकते हैं कि भाई अगर एंजल वन एज अ ब्रांड टिका रहा, भाई कंपनी ने कुछ उल्टे सीधे काम नहीं कर दिए, कंपनी दिवालिया नहीं हो गई या बैंकरप्ट नहीं हो गई, तो अगर ये लोग टिके रहे तो अगले 10 साल बाद जो आज इनका प्रॉफिट है उससे बहुत ज्यादा ही प्रॉफिट होगा। बट उसके बीच में जो वोलेटिलिटी आएगी उसको आप किस तरीके से देखते हो, कहानी वही है कि भाई एक साल ऐसा होगा कि ये कंपनी 100% की रेट पे ग्रो कर रहा है, फिर एक साल ऐसा होगा कि ये 20% नेगेटिव ग्रोथ लेके आ रहा है। तो उस वोलेटिलिटी को किस तरीके से हैंडल करेंगे, सारा का सारा गेम वही है। तो चलिए, हमने आज दो मेन कैपिटल मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बात कर ली। अब कुछ और बिजनेसेस पड़े हैं, उनका रिजल्ट आ गया है, उनको एक एक करके देखते रहेंगे। अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।